नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को ऑर्डर है जहांगीर डेमोलिशन को, इसको अभी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम कुछ हफ्ते में फिर से ये जो डेमोलिशन ड्राइव है इसके बारे में बातचीत करेंगे, अभी के लिए अपनी डेमोलिशन ड्राइव बंद करो। लेकिन ओवरऑल डेमोलिशन ड्राइव बंद नहीं हुई है, ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, तो इसको देखेंगे। यूक्रेन के मारियोपोल नाम के शहर को रशिया ने जीत लिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो बाइडेन की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि भाई हम एक बड़ा हैवी मिलिट्री पैकेज और डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे यूक्रेन को। ये क्या है इसको देखेंगे। फिर मालदीव के अंदर जो अपोजिशन है वो एक इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है। जो अपोजिशन है वो बहुत हद तक चाइना सपोर्टेड है और जो अभी प्रो रूलिंग पार्टी है वो बहुत हद तक प्रो इंडिया है। तो इंडिया आउट कैंपेन को बैन कर दिया है मालदीव की सरकार ने। मालदीव की सरकार बोलती है कि देखिए, मालदीव के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है आपके पास हर चीज़ की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोवरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस है कंट्रीज के साथ, उनको तबाह कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बेसिस पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मोहम्मद सोली हैं, जो अभी के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, वो अपोजिशन को इंडिया आउट कैंपेन उतनी स्पीड से चलाने नहीं दे रहे हैं। अब्दुल्ला यमीन जो कि बहुत हद तक एंटी इंडिया है, उनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन को यहाँ पे बैन कर दिया है। इसको देखेंगे। श्रीलंका आईएमएफ से लोन लेने के चक्कर में, लेकिन चाइना ने यहाँ पे मदद प्रॉमिस की है। श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे वाशिंगटन डीसी, वहां पे आईएमएफ से लोन मांगी रहे हैं। इंडिया की निर्मला सीतारमन जी से भी उन्होंने बात की। निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि ठीक है, इनको थोड़ा बहुत मदद अवेलेबल कराई जाए, ब्रिज फाइनेंसिंग की जाए। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब कि जब तक लंबे लोन के ऊपर बातचीत चल रही तब तक बीच में एक छोटा मोटा लोन तो दे ही दो। फिर अबू सलेम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है एक अनइक्विवोकल स्टैंड दीजिए। और अटल पेंशन योजना के जो एनरोलमेंट्स हैं वो 4 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। तो इतनी न्यूज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। चलिए, वर्ड ऑफ द डे, हम एंड हॉ। हम एंड हॉ का मतलब क्या होता है? इनडिसिसिव होना, कभी इधर कभी उधर, हेजिटेट करना, प्रॉपर तरीके से बता ना पाना कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। जैसे आई वॉज हमिंग एंड हॉइंग ओवर बाइंग कॉपीज, मतलब कॉपी खरीदनी है या नहीं खरीदनी, इसको मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है ना। स्पीच में बोलते वक्त एकदम से रुक जाना, ठीक है ना, या अपनी स्पीच को चेंज करने लगना, ये श्योर नहीं होना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, या फिर कुछ बोलने को अवॉइड कर रहे हो तो रुक जाना, इस तरीके को आप बोलते हो हम एंड हॉ। ठीक है भाई। हम एंड हॉ एक्चुअली आज की एक न्यूज में है। ये अबू सलेम वाले केस में इस शब्द को मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा। चलिए, पहली न्यूज, जहांगीरपुरी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। तो अब क्या है कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी जहांगीरपुरी में, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा। तो जो जस्टिस है नागेश्वर राव और बीआर गवई, उन्होंने अभी स्टेटस को ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया। स्टेटस को ऑर्डर भी आया था, थर्सडे को हियरिंग थी, बोला था जहां ये जो आपका डेमोलिशन है इसको रोक दो। ठीक है। हालांकि उस जो डेमोलिशन रोकने वाले ऑर्डर को थर्सडे को सुनवाई करके फिर से कोर्ट ने बोला कि भाई इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करो, अभी हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या बोला कि भाई देखिए, नियम कानूनों के हिसाब से अगर इलीगल जगहों पे स्टॉल्स, बेंचेस, बॉक्सेस, लैडर्स टाइप के लगा रखे हो, देखिए ऐसा होता है ना कि जब भी कहीं रैली वगैरह हो रही होती है तो रैली में क्या लगाया जाता है? बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लगाए जाते हैं, सीढ़ियाँ सी लगा दी जाती हैं, बॉक्सेस खड़े कर दिए जाते हैं, बेंचेस होती हैं लोगों के बैठने के लिए, और वहां से लोग भाषण दे रहे होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे तुषार मेहता साहब ने बोल दिया, जो कि सॉलिसिटर जनरल है, कि भाई अगर गलत तरीके से स्ट्रीट्स पे, फुटपाथ पे स्टॉल्स, बेंचेस, बॉक्सेस, लैडर लगे हैं तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछ दिया एनडीएमसी से कि क्या भैया स्टॉल, चेयर, टेबल, बॉक्सेस को हटाने के लिए आपको बुलडोजर चाहिए? एनडीएमसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बुलडोजर जो इलीगल बिल्डिंग्स है उसको हटा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हुई है। इलीगल बिल्डिंग्स की अगर आप बात करो तो दिल्ली में बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्चुअली में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो मार्क्सिस्ट की लीडर है बृंदा कृत, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थी। जो सीनियर एडवोकेट थे कपिल सिब्बल साहब, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। इनका ये बोलना है कि भाई दिल्ली में बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, अगर आपको डेमोलिशन करना है तो सारी इलीगल बिल्डिंग्स का करो,
केवल ये जो पर्टिकुलर इलाका है जहां पे मुस्लिम्स कंसंट्रेटेड हैं, इसका डेमोलिशन क्यों कर रहे हो? हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने पलट के जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जहां पे भी डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई है वहां पे मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। जो मध्य प्रदेश खरगोन के इलाके में डेमोलिशन ड्राइव चली थी, वहां पे जो घर हटाए गए थे उसमें से 88 घर हिंदुओं के थे और लगभग 26 घर मुस्लिम्स के थे। मतलब 88% हिंदूज अफेक्टेड थे खारगोन मध्य प्रदेश में, 26 मुस्लिम्स अफेक्टेड थे। तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है, ये गलत है। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया। उसके बाद यहाँ पे जो पेटिशनर्स के बिहाफ पे जिनका घर हटाया जा रहा है, जिनके खिलाफ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, मतलब डेमोलिशन किया जा रहा है, उनका ये बोलना है कि भाई देखिए, दिल्ली में बहुत से आपके लोग इलीगल प्रॉपर्टीज है, सैनिक फार्म्स में इलीगल प्रॉपर्टीज है, गोल्फ लिंक्स में इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। पूरी दिल्ली में 731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। अगर आपको हटाना है तो सबको हटाओ, केवल एक पर्टिकुलर इलाके की प्रॉपर्टीज को क्यों हटा रहे हो? हालांकि सॉलिसिटर जनरल साहब ने यहाँ पे बोला कि ऐसा नहीं है कि ये इविक्शन अभी चालू हुआ है, जनवरी 2022 से चालू है, नोटिस भी पहले दिया गया है, आज 5वां दिन था इविक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अभी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस डेमोलिशन ड्राइव को रोक दिया है और कुछ हफ्तों बाद इसके ऊपर फिर से बातचीत होगी। अभी के लिए मैटर यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, पोस्टपोन हो गया है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। कम्युनल इशू एक बन गया है यहाँ पे। ये एक और न्यूज यहाँ पे निकल के आई है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का आदेश दे दिया हो, लेकिन जो डेमोलिशन है वो ग्राउंड लेवल पे चालू था। एनडीएमसी ने अपना डेमोलिशन बंद नहीं किया। एनडीएमसी ने, कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे पास कोई रिटर्न ये रिस्पांस या फिर रिटन एफिडेविट आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम यहाँ पे अपना डेमोलिशन चालू रखेंगे। कुछ इस प्रकार की भी न्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। अगली बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीक्स अनइक्विवोकल स्टैंड ऑन अबू सलेम। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो बना के, लगभग 2 दिन पहले ये वाली वीडियो बना के बताया था कि जब पुर्तगाल से लाया गया था अबू सलेम को, तो पुर्तगाल को एक एश्योरेंस दिया गया था कि अबू सलेम को फांसी नहीं दी जाएगी, डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा और मैक्सिमम सजा इसकी 25 साल की होगी। तो अब चूंकि लाइफ कन्विक्शन हो गया अबू सलेम का, मतलब पूरी जिंदगी जब तक ये जिंदा है जेल में बंद रहेंगे, तो अबू सलेम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। बोला इन्होंने कि इंडिया ने जो सोवरेन प्रोमिसेस दिए थे पुर्तगाल को, वो इंडिया ने तोड़ दिए। भारत सरकार के पास मैटर पहुंचा तो होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला साहब ने क्या बोल दिया कि भाई देखिए, हमारे पास अभी 2030 तक का समय है, 2030 में वो टाइमलाइन वायलेट होगी, तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है अबू सलेम का। अभी के लिए जुडिशरी ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया है, कोई एग्जीक्यूटिव गारंटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहां पे बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सरकार हम एंड हॉ नहीं कर सकती। हम एंड हॉ का मतलब क्या हो गया कि पुर्तगाल को जो सोलम एश्योरेंस दिया था हमारी भारत सरकार ने, वो सोलम एश्योरेंस भारत सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, इसके ऊपर एक अनइक्विवोकल स्टैंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट ये बोल दे कि हम उस समय पे देखेंगे कि हम पुर्तगाल को दिए हुए सोवरेन एश्योरेंस को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये गलत है। भारत सरकार को अभी डिटेल में सबमिट करना पड़ेगा कि भाई ये जो अबू सलेम की सजा है ये कितने साल की है, क्या 2030 में खत्म होगी, क्या जो सजा मिलने का टाइम पीरियड उसके बाद से 25 साल काउंट होंगे, जब 2005 में अबू सलेम को लाया गया था तभी से 25 साल काउंट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने खड़े कर दिए। यहाँ पे एक्चुअली में गवर्नमेंट नर्वस हो जाएगी, क्योंकि पुर्तगाल के साथ बायलैटरल रिलेशंस का वो भी मामला है यहाँ पे। क्योंकि पुर्तगाल को हमने सोवरेन गारंटी दी। अब देखिए, अबू सलेम जैसे जो लोग हैं, इन्होंने टेररिस्ट वाला काम कर रखा है, तो अब इनके लिए यहाँ पे चीजों को जस्टिफाई करना थोड़ा समझ सा नहीं आया। जब भारत सरकार ने बोल दिया है कि भाई 2030 में देखेंगे कि इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो इस चीज को साइड रख देना चाहिए था। अब इसमें भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डालना कि नहीं भाई अभी बताओ कि तुम 2030 के बाद इसको जेल में रखोगे या नहीं रखोगे, वो ठीक नहीं है एक ऐसे इंसान के लिए जिसने टेररिस्ट अटैक में इतने लोगों को मारा है। बहरहाल लेट्स सी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब केंद्र की सरकार को ऑर्डर दे दिया है। केंद्र की सरकार इसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स सबमिट करती है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कॉल क्या बोल रही है, एड्रेस करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को, कि टुडे वी हैव टू डिसाइड वेदर टू कंफर्म इस कन्विक्शन एंड लाइफ सेंटेंस। मतलब हमको ये डिसाइड करना है कि हम इसके कन्विक्शन को या लाइफ सेंटेंस को कंफर्म करें या ना करें। फिर जस्टिस कॉल सरकार को एड्रेस करते हुए बोलती हैं कि भाई आपने जो एक्सट्रेडिशन किया था फ्रॉम पुर्तगाल, उस समय पे आपने एक एश्योरेंस लिया था, अब ये जो एश्योरेंस है आप ऑनर करोगे या नहीं करोगे, ये अभी बताओ। अब जब इस एश्योरेंस के ऊपर अपना स्टैंड देगा ना इंडिया, तब वहां पे आप कह लो कि स्टेक पे होगा इंडिया पुर्तगाल का बायलैटरल रिलेशन। ठीक है, 2030 में ओवरऑल ये केस डिसाइड होना था।
अनफॉर्चुनेटली 2022 में ये केस सामने आ गया है, कहीं ना कहीं अबू सलेम के फेवर में जाता दिख रहा है। लेट्स सी भारत सरकार यहाँ पे क्या डिसीजन देती है। जीएस पेपर 2-3 में गवर्नमेंट पॉलिसी, जुडिशरी और लिंकेज टू टेररिज्म में चीज आपको काम आएगी। अबू सलेम इतनी आसानी से तो देखो यहाँ पे छूटने वाला है नहीं, जो इसने किया है इतनी आसानी से तो भारत सरकार इसको नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट, मालदीव्स बैन इंडिया आउट कैंपेन। मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने एक डिक्री इशू की है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव के अंदर चलाया जा रहा है हम इसको बैन करते हैं। इसको चला कौन रहा है? तो अपोजिशन के जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इनको थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बताया है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोली ने बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कह दिया है कि भाई हमने इंडिया के साथ जो रिश्ते रखे हैं इससे इस पूरे के पूरे रीजन में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन होगी, और अगर कुछ लोग मालदीवियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दी गई फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से इंडिया आउट कैंपेन चलाएंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम इंडिया आउट कैंपेन को यहां पे बैन कर रहे हैं। टू इंसाइड हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया मालदीव के अंदर हो गया है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। इब्राहिम मोहम्मद सोली बहुत हद तक प्रो इंडिया है, ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज वेंचर्स को मालदीव्स के अंदर मना कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। जो अपोजिशन में अब्दुल्ला यमीन है वो बहुत हद तक उसको बैक एंड से चाइना का सपोर्ट है और वो बिल्कुल ही एंटी इंडिया है। वो पावर में आना चाहता है ताकि इंडियन जो भी वेंचर्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं मालदीव्स के अंदर उसको बैन किया जा सके। तो ये जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था मोहम्मद सोली के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसको हेड कर रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इसने कहीं ना कहीं बहुत हद तक मालदीव्स की सरकार को क्रिटिसाइज किया है। मालदीव्स की सरकार को न्यू दिल्ली की कठपुतली बताया है, पपेट बताया है। फिर इनका यह बोलना है कि मालदीवियन, मतलब अपोजिशन का बोलना है कि मालदीवियन सरकार ने इंडियन मिलिट्री को ऑपरेट करने दिया है मालदीव्स की धरती पे, जबकि इब्राहिम मोहम्मद सोली पहले ही ये बोल चुके हैं कि जो भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव्स के अंदर डिप्लॉयड थे वो मालदीव्स की मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए थे, जो भी हथियार वगैरह आते हैं उनको चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए थे। एक्टिव इंडियन मिलिट्री मालदीव्स की धरती पर डिप्लॉयड नहीं है। ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, लेकिन उसके बाद भी अपोजिशन रुक नहीं रहा, पूरी तरीके से मोमेंटम पकड़ रखा है। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मनी लॉन्ड्रिंग केस से आजादी मिल गई थी अब्दुल्ला यमीन को, और जब से बाहर आए हैं तब से एक एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। इंडिया मालदीव्स के रिश्ते की बात की जाए तो हम एक मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच फ्रेंडली हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक हो या मिलिट्री कॉर्पोरेशन हो। मालदीव्स की सिक्योरिटी के लिए इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया मालदीव से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तब बनाए थे जब मालदीव्स को ब्रिटेन से आजादी मिली थी 1966 में। इंडिया पहला नेशन था जिसने मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद से दोनों कंट्रीज ने क्लोज स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल रिलेशन बना रखे हैं। और ऑपरेशन कैक्टस के समय पे इंडिया ने काफी मदद की थी मालदीव्स को। वैसे देखा जाए तो बायलेटरल प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ और लेबर रिसोर्सेज इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं। किसको? मालदीव्स को। मालदीव्स के अंदर एक अस्पताल है मेल, उनकी राजधानी के अंदर इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, वो भी इंडिया ने बनवाया। अब ये ऑपरेशन कैक्टस क्या था? 1988 में मालदीव्स की सरकार के अगेंस्ट एक कूप प्लान हुआ था, एक तख्ता पलट प्लान हुआ था। और ये तख्ता पलट प्लान किया था मालदीव्स के कुछ बिजनेसमैन ने, जिसको लीड कर रहे थे अब्दुल्ला लुतूफी, और एक ग्रुप ऑफ आर्म्ड मर्सनरीज था। इन श्रीलंकन मर्सनरीज को द पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम के नाम से जाना जाता था, प्लॉट के नाम से। इनका टारगेट क्या था कि जो मालदीव्स की सरकार है इसको ओवरथ्रो करो। शुरुआत में इनको सक्सेस भी मिली। इन्होंने कैपिटल का कंट्रोल कर लिया, मेल का। उसके बाद मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, पोर्ट, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जब इंटरवीन किया ऑपरेशन कैक्टस के अंदर, तब इस कूप डी अटैक को डिफीट किया गया, नहीं तो मालदीव्स में उस समय पे तख्ता पलट हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल ऑपरेशन कैक्टस था, इसके लिए भी जो मालदीव्स की सरकार है, इट इज थैंकफुल टू इंडिया। जीएस पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है अटल पेंशन योजना, टोटल एनरोलमेंट्स क्रॉस्ड 4 करोड़। भैया एज ऑन मार्च 2022, टू बी प्रिसाइज ऑन 31 मार्च 2022, इंडिया के अंदर अटल पेंशन योजना की स्कीम के लिए ऑप्ट करने वाले लोग हो गए हैं 4 करोड़ से ज्यादा, जिसमें से 99 लाख अटल पेंशन योजना के अकाउंट तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ही खोले गए। और हर कैटेगरी ऑफ बैंक ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। अगर देखा जाए
तो इन 4 करोड़ अकाउंट में से 71% इनरोलमेंट्स पब्लिक सेक्टर बैंक ने किए हैं, 19% इनरोलमेंट्स रीजनल रूरल बैंक ने किए, 6% इनरोलमेंट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक ने किए, 3% इनरोलमेंट्स पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किए। एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबने अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया है। रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी ने भी अपना पूरा योगदान यहां पे दिया है। अब अटल पेंशन योजना स्कीम क्या है? स्कीम ये है भाई कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको मैनेज करती है। 18 से 40 साल अगर आपकी उम्र है तो जहां पे भी आपका सेविंग अकाउंट है वहां पे जाके आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो और आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको 1000 रुपए से 5000 रुपए प्रति महीना मिलने लगेगा जब आप 60 साल की उम्र के हो जाओगे। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो यही पेंशन अमाउंट आपके स्पाउस को दिया जाएगा, हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ को दिया जाएगा, वाइफ हो तो आपके हस्बैंड को दिया जाएगा। और आप दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी आपका नॉमिनी है, मोस्ट प्रोबेबली नॉमिनी बच्चों को भी मिला के जाते हैं पेरेंट्स, तो उस केस में बच्चे को जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है इस अटल पेंशन योजना के अंदर वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये जो अटल पेंशन योजना है इसके अंदर जो आप कह लो इनरोलमेंट हो रहा है बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है, तो ये एक अच्छी न्यूज है यहाँ पे। अच्छा, एज ऑफ 31 मार्च 2022 ये जो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अटल पेंशन योजना के लिए ऑप्ट किया है, इसमें से 80% सब्सक्राइबर्स ने 1000 रुपए प्रति महीने वाला पेंशन प्लान देखा है, चुना है। 13% लोगों ने 5000 रुपए प्रति महीने वाला पेंशन प्लान चुना है। लगभग 44% सब्सक्राइबर्स फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, 56% सब्सक्राइबर्स मेल सब्सक्राइबर्स हैं। और अटल पेंशन योजना के अंदर जो 45% सब्सक्राइबर्स हैं उनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं सोशल आपके लिए सिक्योरिटी के लिए जो स्कीमें भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, उसमें एक एग्जाम्पल की तरह आप अटल पेंशन योजना की सक्सेस को कोट कर सकते हो प्रॉपर फिगर्स के साथ कि हाँ भाई 31 मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना में 4.01 करोड़ अकाउंट आए, 21-22 में 99 लाख अकाउंट आए, 45% अकाउंट 18 से 25 के बीच में, जो भी मैंने आपको अभी फिगर्स बताए वो सारे आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। इंडिपेंडेंस डे 2021 की स्पीच में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंपॉर्टेंस बताई थी अटल पेंशन योजना की, उन्होंने बोला था कि सैचुरेशन होना चाहिए स्कीम्स में। सैचुरेशन मतलब इन स्कीम में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट होना चाहिए। और ओवरऑल अगर आप देखो तो अटल पेंशन योजना की मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पीएफआरडीए ने एसएलबीसी, आरआरबी सबको डिप्लॉय किया। एसएलबीसी मतलब स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। प्लस जो जनधन अकाउंट होल्डर्स है उनसे बोला अटल पेंशन योजना ले लो। दूसरी मिनिस्ट्रीज के थ्रू लोगों को टारगेट किया, राज्य की सरकारों को बोला कि भाई अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट बढ़ाओ। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी अटल पेंशन योजना के आउटरीच प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, वेबिनार कंडक्ट कराए, टाउन हॉल मीटिंग कंडक्ट कराई वगैरह वगैरह। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई जो बाइडेन ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि भाई हम $1.3 बिलियन के और वेपन्स और इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे यूक्रेन को। यहाँ पे सीधे सीधे अनाउंसमेंट की गई। अब इस $1.3 बिलियन में जो $800 मिलियन है वो मिलिट्री एड है, जिसमें से आर्टिलरी 1,44,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन और ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे यूक्रेन को, ताकि डॉनबास रीजन ईस्टर्न यूक्रेन में अपनी लड़ाई लड़ सकें। बाकी जो $500 मिलियन है वो डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंस है। मतलब अभी के लिए जो $1.3 बिलियन यूएस दे रहा है उसमें से $800 मिलियन है आपका मिलिट्री असिस्टेंस, $500 मिलियन है डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंस। डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंस मतलब कि जो भी तनख्वाह वगैरह है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उनकी पेंशन हो गई, कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाना है उसके लिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे $1.3 बिलियन का लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। हालांकि इससे पहले भी कई बार यूएस मदद कर चुका है, उसके फिगर्स को भी देखेंगे। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पे यूएसए को ओपनली थैंक यू बोला है। एट द सेम टाइम ये भी बोल दिया कि भैया हमें हर महीना टोटल $7 बिलियन चाहिए अपना वॉर लड़ने के लिए भी, और अपने लोगों को मतलब इकोनॉमिक लॉसेस कंपेंसेट करने के लिए, खाना वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं महीने का हमको $7 बिलियन चाहिए। यहाँ पे यूएस और वेस्टर्न अलाइज ने बोला है कि भैया हम जुड़े हुए हैं यूक्रेन की, हम मदद करेंगे। 24 फरवरी से लेके अब तक $3.4 बिलियन की मिलिट्री एड अप्रूव कर चुके हैं बाइडेन, और ओवरऑल जो खर्चा है वो $6.8 बिलियन तक पहुंचा है। इस $6.8 बिलियन में सिर्फ यूक्रेन की ही मदद नहीं की गई है, इस वॉर के चलते यूक्रेन के आसपास में जो भी कंट्रीज अफेक्टेड हैं उनको भी यहाँ पे यूएस द्वारा पैसा दिया गया है। और ये जो $1.3 बिलियन की मदद बाइडेन ने अनाउंस की है, ये तब अनाउंस की
जब पुतिन का अनाउंसमेंट आया कि मारियोपोल नाम के शहर को कब्जा लिया है यूएस ने, सॉरी रशिया ने। अब रशिया का टारगेट सिंपल है, मारियोपोल उन्होंने कब्जा लिया है और डॉनबास रीजन में जितना इलाका उनके आगे, उससे जितना ज्यादा इलाका कब्जा सको डॉनबास में उतना कब्जा लो। कीव तो देखो अब रशिया कब्जा नहीं पाया, तो कीव से तो वापस आ गया। इसके चलते कहीं ना कहीं रशिया को ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा है, लेकिन रशिया डॉनबास को पूरा कब्जा के अपने ह्यूमिलेशन को कम करना चाहता है। मारियोपोल इन्होंने कब्जा लिया है और ओवरऑल क्रीमिया तो उनके पास 2014 से ही है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि डॉनबास रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है वो प्ले करने वाली आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है? आर्टिलरी वेपन्स होते हैं जो ऊपर की तरफ गोले, बम, बंदूकें, गोलियां दाग रही होती हैं, ठीक है ना, आर्टिलरी फायर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि यहाँ पे सैनिक खड़े हैं, पीछे आर्टिलरी लगा रखी, तो ये आर्टिलरी आगे वाले दुश्मन के ऊपर बंदूकें, बम वगैरह बरसाएगी। तो ये बम वगैरह बरसाएगी तो ये जो फ्रंट आप कह लो मतलब इन्फेंट्री का मूवमेंट है, जो कह लीजिए जो सैनिक हैं जो चलते हैं आगे की तरफ लड़ाई में, उनका मूवमेंट थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाएगा इस आर्टिलरी के चलते। जो जिसके पास एफिशिएंट आर्टिलरी होगी वही डॉनबास रीजन की इस लड़ाई में जीते हैं। अच्छा, ओवरऑल इस वॉर के चलते दुनिया भर में जो स्पिल ओवर हो रहा है उसके लिए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने एस्टिमेट किया है कि उनको इंटरनेशनली हर महीने $5 बिलियन का असिस्टेंस चाहिए। अभी के लिए चीजें क्लियर नहीं, ये $5 बिलियन यूक्रेन को चुकाने हैं नहीं चुकाने, मोस्ट प्रॉब्ली चुकाने ही होंगे, क्योंकि ग्रांट तो देखो कम ही आती है। एक और बात, यूक्रेन से रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ी उठ रही है और बहुत सारे लोग यूएस के अंदर जा रहे हैं। आप कह लो कि यूक्रेन से आए लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पे यूएस अपने यहाँ शरण देगा। 15,000 लोग मैक्सिको बॉर्डर से ऑलरेडी घुस चुके हैं। यूक्रेनियंस का क्या टारगेट है कि मैक्सिको पहुंच जाओ और मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू यूएस में घुस जाओ। और पहले क्या था कि यूएस सीधे सीधे ये देख के कि हाँ भाई यूक्रेन से आ रहे हो, एंट्री दे रहा था, लेकिन अब नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसे 15,000 लोगों को ऑलरेडी यूएस एंट्री दे चुका है। अब यूएस कह रहा है कि अब ऐसे लोग आते जाएंगे तो हमारे यहाँ ही लोग भर जाएंगे, इतना हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैक्सिको बॉर्डर से जो यूक्रेनियंस की एंट्री हो रही थी यूएस के अंदर, वो अभी के लिए यूएस ने रोक दी है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। फिर भाई श्रीलंका की मदद करने के लिए चाइना सामने आया है। मदद क्या करने के लिए? और उसको गुलाम बनाने के लिए। श्रीलंका आईएमएफ से मदद मांग रहा है। यहाँ पे चाइना ने बोला मदद करेंगे। चाइना ने बोला है हम आपको एक ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे 200 रेनमिनबी की, जो कि $31 मिलियन होता है। ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं और फ्री में जो पैसा दे रहे हैं कितना दे रहे हैं? केवल $31 मिलियन। लोन देते हैं बिलियंस डॉलर का और फ्री में जो ग्रांट दे रहे हैं वो $31 मिलियन की दे रहे हैं। कोलंबो इस समय से आईएमएफ से एक $4 बिलियन का सपोर्ट मांग रहा है। इस बीच में चाइना का जो अनाउंसमेंट है $31 मिलियन का, इसमें चाइना की जो चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है वो देगा श्रीलंका को 5,000 टन ऑफ राइस, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोडक्शन मटेरियल्स और दूसरे एसेंशियल्स। चाइना की यूनान प्रोविंस ने किया है कि हम एक डोनेशन देंगे 1.5 मिलियन रेनमिनबी की, जिसमें हम फूड पैकेजेस भेजेंगे श्रीलंका को। ऑलरेडी श्रीलंका बहुत हद तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत कर रहा है वॉशिंगटन डीसी में। इनके फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में है। डेप्ट कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है, इस चीज के ऊपर ऑलरेडी बातचीत हो रही है। श्रीलंका ऑलरेडी $51 बिलियन के फॉरेन डेप्ट पे डिफॉल्ट कर चुका है। अली साबरी जो कि श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के ऑफिशियल से मिले, वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारमन जी जो कि वहां पे गई हैं उनसे मिले। निर्मला सीतारमन जी ने भी आईएमएफ को बोला कि ठीक है भाई आप श्रीलंका को असिस्टेंस दे दीजिए। इंडिया ऑलरेडी $2.4 बिलियन इस साल की शुरुआत से लेके अब तक दे चुका है, चाहे वो करेंसी स्वैप के फॉर्म में हो, लोन डिफरमेंट के फॉर्म में हो, फूड फ्यूल और मेडिसिन के लिए क्रेडिट लाइन हो। हम ऑलरेडी $2.4 बिलियन दे चुके हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग मांग रहा है श्रीलंका इंडिया से। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को लोन देता है तो लॉन्ग टर्म के लोनों को देने में काफी बातचीत होती है। तो जब तक वो बातचीत पेंडिंग है तब तक बीच में कुछ $1 बिलियन लोन दे दो, ताकि सामने वाली कंट्री जिसकी हालत खराब है अभी के लिए, उनका खर्चा वगैरह चलता रहे। चाइना की बात की जाए तो चाइना भाई ओवरऑल जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से $2.5 बिलियन मतलब $2.8 बिलियन का लोन दे चुका है। मतलब कोविड की शुरुआत होने के बाद चाइना $2.8 बिलियन का लोन दे चुका है श्रीलंका को, और अब यहाँ पे श्रीलंका चाइना से और $2.5 बिलियन का लोन मांग रहा है। मतलब लोन मांग मांग के ही अपना काम चलाएंगे। और महिंदा राजपक्सा, गोटाबाया राजपक्सा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। इनसे रिजिग्नेशन की मांग की जा रही है। अब ये रिजिग्नेशन करेंगे नहीं करेंगे, पॉलिसी किस हिसाब से चलेगी कोलंबो की, ये तो देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि ठीक है भाई हम तो श्रीलंका के साथ प्रॉपर तरीके से एंगेज करेंगे, जितना हो सकेगा हम उतनी श्रीलंका की मदद करने की कोशिश करेंगे।
आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने ये बोला है, लेकिन आपको पता है कि जो आईएमएफ की मदद आती है वो कुछ प्रॉपर कंडीशंस के ऊपर आती है। फ्री में कोई यहाँ पे मदद नहीं करता। जब आईएमएफ ने इंडिया की मदद की थी 1991 की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय पे, उस समय पे इंडिया पे कंडीशंस रखी थी, इंडिया ने कंडीशंस मानी थी, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था। श्रीलंका किस हद तक कंडीशंस मांगेगा वो देखना बाकी है, लेकिन श्रीलंका लोन बहुत मांगे जा रहा है, इंडिया से भी, चाइना से भी। दिस अमाउंट ऑफ लोन इज नॉन सस्टेनेबल। लेट्स सी आगे आने वाले समय में क्या होता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल न्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही कुछ था। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हैव अ ग्रेट डे। गुड